तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो स्टॉर्म्स हैं वो इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। ये साइक्लोन जो है वो किस नाम से जाना जाएगा इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है फिलहाल आपके सामने वर्ल्ड मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका, ये जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका साउथ अमेरिका, ये आपका ब्लू वाला जो पोर्शन है ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है आपका दिस इज़ योर अटलांटिक ओशियन, ठीक है जी। फिर यहाँ पर ये जो है आपका ये है अफ्रीका, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है ये है यूरोप और यहाँ से आपका है इंडिया वाला ये पोर्शन, ठीक है। और इधर से ये म्यांमार होकर के ये पूरा चाइना, रशिया, जापान, ठीक है। ये आपका फिर से क्योंकि आपका जो अर्थ है वो पूरा का पूरा है गोल, ठीक है ना। तो ग्लोब के फॉर्म में अगर आपने देखा है तो ये इधर वाली साइड आपस में मर्ज होगी, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पर भी होगी पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अगर इसको डिमार्केट करूँ तो एक और चीज़, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट और ये आपका है इंडोनेशिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिमार्केट करूं तो ये जो सेंट्रल लाइन है फिलहाल ये आपकी शो कर रही है इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान रखिएगा एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है ये है इक्वेटोरियल लाइन। आप देख सकते हैं कि आपके जो भी ये पिंक पिंक वाले पोर्शन गोल करके ऐसे बने हुए स्पाइरल वाले पार्ट में, ठीक है, ये सारे पोर्शन आपके शो कर रहे हैं साइक्लोनिक एक्टिविटी। और इनको देखते हुए आपको लग रहा होगा कि इक्वेटर वाली लाइन के ऊपर एज सच आपका कोई भी साइक्लोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो भी साइक्लोन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो या तो इक्वेटर से हैं ऊपर या फिर वो इक्वेटर से हैं नीचे, लेकिन द पोजीशन इज विद इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा रफली अगर मैं बात करूं तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका अप्रॉक्सीमेटली जाता है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोनिक एक्टिविटी के जोन है वो ट्रॉपिक्स के अंदर ही एक्यूमुलेटेड है, ठीक है जी। तो आपका जो साइक्लोनिक एक्टिविटी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले सी के अंदर यहाँ ओशन के अंदर देखने को आपको मिलती है, फिर चाहे वो आपका यहाँ पैसिफिक ओशन है, फिर चाहे वो आपका अटलांटिक ओशन है, इसको स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है और इसका नाम है हरिकेन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए हरिकेन्स कहाँ पर आते हैं तो यू विल से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो हरिकेन है आपके नाम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है उसके, या जो स्टॉर्म्स आपके नॉर्थ इसमें आपके अटलांटिक ओशन में आते हैं या फिर आपके पैसिफिक ओशन में आते हैं। सिमिलर फैशन में इंडिया के डाउन साइड नीचे वाले पोजीशन में, ठीक है ना, इंडियन ओशन के अंदर जो आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है उसको जो नाम दिया जाता है उसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो यहाँ पर है ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक्टिविटी का जोन। ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक्टिविटी हो रही है उसको बोला जा रहा है विली विली, या जो स्टॉर्म्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं उनका नाम है विली विली, ठीक है। सेम फैशन में जो आपके साइक्लोन्स यहाँ चाइना के पास जो हो रहे हैं उनका नाम है टाइफून, ठीक है। तो दो नाम आ गए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, टाइफून, हरिकेन, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली इन्हीं दो पार्ट से जो है वो क्वेश्चंस आपके आते हैं कि टाइफून कहाँ होता है, आपका हरिकेन किधर होता है, विली विली कहाँ प्रेजेंट होगा, या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर होगा। तो ओशियन ध्यान रखनी है, आपको जो कंट्रीज है उसके आसपास वो आपको ध्यान रखनी है, या कॉन्टिनेंट से भी आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ यहीं से आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि जब हम साइक्लोनिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स के अंदर जो रीजन सिचुएटेड हैं सिर्फ उनकी। तो यानी कि आपके सन का मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट होगा फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू अगेन इक्वेटर, देन टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फिर वापस इक्वेटर, ठीक है जी। तो ये जो साइक्लोनिक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है इसको डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सेंटर आपको ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्काई होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। ये आपका जो पोर्शन है ये ऐसे है जैसे मेरे सामने साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है और हम उसको ऐसे कैप्चर करें, ठीक है। तो ये साइक्लोनिक एक्टिविटी यहाँ सामने से देखने पर है, ये जो यहाँ पर पोर्शन होगा, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है दिस इज द आई, ठीक है। और आई के ऊपर ये जो साइडवेज इतना पोर्शन आपका चल के जा रहा है ये है आपका वो जोन जहाँ पर विंड
स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप आई के अंदर हैं, साइक्लोन की आई के अंदर हैं, तो एज सच आपको कोई भी एक्टिविटी या विंड स्पीड वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो आपका जोन होगा कामनेस वाला, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि जो साइक्लोन आपके चलते हैं वो फ्रॉम 100 to 200 किलोमीटर्स जो हैं विड्थ वाइज वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे जोन को क्योंकि जो है आपके ऑक्यूपाई करने वाले हैं, तो साइक्लोनिक एक्टिविटी के अंदर विंड स्पीड कितनी है ये डिपेंड करेगा कि गिर्द कितनी है उसकी, है ना, कि साइक्लोनिक एक्टिविटी कितने रीजन को जो है वो कवर अप कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हम इसी में बात करते हैं। ये वर्टिकल व्यू हुई है साइक्लोन का, ठीक है। इसमें आप देख सकते होंगे कि आपको स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो साइक्लोन है वो कैसी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या वो क्लॉकवाइज होगी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस हेमिस्फेयर में हैं, ठीक है। किस हेमिस्फेयर से बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में हैं, ठीक है, तो आपकी जो एक्टिविटी होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में हैं तो जो आपकी एक्टिविटी है वो होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं ऐसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सिंपल हमने एक लो प्रेशर पॉइंट बनाया क्योंकि साइक्लोन को चैप्टर स्टार्ट होते ही मैंने बोला था कि आपका साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर जोन है, ठीक है ना। तो जो आपकी आई है वो आई डिप्रेशन जोन के अंदर बनती है या लो प्रेशर जोन के अंदर आपकी बनती है। तो अगर ये लो प्रेशर जोन है तो इस लो प्रेशर जोन में जो आपकी एयर है वो आएगी हाई प्रेशर एरियाज से, ठीक है। कहाँ से आएगी वो, हाई प्रेशर एरियाज से आएगी। तो एयर को आना कैसे चाहिए, इस तरीके से एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अर्थ जो है क्योंकि वो क्या कर रही है, अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर तो आपको कोरियोलिस फोर्स का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अराउंड ट्रॉपिक्स मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के अलोंग जो है आपको वो कोरियोलिस इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री लाइन के अलोंग तो नो इम्पैक्ट, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ से आप एक और इन्फ्लुएंस निकालेंगे कि इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ जाते हुए क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बढ़ गई है तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो चीज़ आपकी सीधे जानी चाहिए थी वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में जो चीज़ सीधे जानी चाहिए थी वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। फेरेल्स लॉ यहाँ पर काम करने लगेगा। तो सेम इम्पैक्ट होगा इस जोन के अंदर भी, ठीक है। तो नदर्न अगर हेमिस्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें किधर जाएंगी, राइट के अलोंग, ठीक है। तो राइट के अलोंग जाएंगी तो ये मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा और होगा आपका ये मूवमेंट। अब इस मूवमेंट से आप देख सकते हैं कि आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो साइक्लोनिक एक्टिविटी की किस तरीके से बनने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका साइक्लोन, जब हम किसी भी हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो साइक्लोन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। और ध्यान रखिएगा साइक्लोन जो भी करता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है एंटी साइक्लोन के अंदर, ठीक है जी। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं अब कि आपका जो थंडर स्टॉर्म है, जो नाम हमने अभी लिया था कि थंडर स्टॉर्म मिल करके या उसके अंदर जब विंड स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो वो साइक्लोन को जनरेट करता है, ठीक है। तो साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से, तो कैसे हैं, बोथ दोनों के लिए ही जो इनका अकरेंस का कॉज है वो सेम है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, विंड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस काम करनी चाहिए। तो यही आपके रीज़न है थंडर स्टॉर्म के जनरेशन के भी, ठीक है। लेकिन साइक्लोन कैन बी सेड टू बी मोर ऑफ अ रोटेटिंग और स्पिनिंग विंड। साइक्लोन के अंदर तो स्पिनिंग ऑफ विंड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप थंडर स्टॉर्म के अंदर ऐसा स्पिनिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो है वो हो सकता है कि स्पिनिंग ना भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म जो है सिर्फ आपका होगा माइग्रेशन ऑफ विंड, ठीक है ना, और हो सकता है कि उसके अंदर आपको कोई विंड स्पीड दिखाई ना दे, सिर्फ उसके अंदर रेनिंग वाला पार्ट जो है या लाइटनिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा उसके अंदर है। थंडर होगा, स्टॉर्म होगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, thunderstorms are usually a combination of high speed winds along with heavy rainfall, ठीक है ना। कैसे होंगे, हैवी रेनफॉल के साथ ये एसोसिएटेड होंगे, थंडर होगी, लाइटनिंग होगी, ठीक है।
ठीक है ना, थंडरस्टॉर्म्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इन अ थंडरस्टॉर्म देयर इज नो पर्टिकुलर मोशन पैटर्न ऑफ द विंड और रेन। लेकिन थंडरस्टॉर्म में कोई स्पेसिफिक विंड का पैटर्न नहीं होता। जैसे हमने साइक्लोन में कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक डायरेक्शन होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में एक डायरेक्शन होगी। थंडरस्टॉर्म के अंदर क्योंकि आपका एयर मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आपका ऐसे थंडरस्टॉर्म के अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ थंडर और लाइटनिंग होगी, रेनफॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो साइक्लोन्स और आपका थंडरस्टॉर्म है, जो इनको फोर्सेस जनरेट कर रही हैं, उनकी वजह से भी ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जब हमारे साइक्लोन का नाम ध्यान आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कंडेंसेशन, जो आपकी एनर्जी है उसकी जो हीट यहाँ से इवॉल्व होती है, उसकी वजह से आपकी जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो मेन जनरेट होती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें किस तरीके से बिल्ड हो रहा है या किस तरीके से ग्रो कर रहा है साइक्लोन, फॉर्म बाय बिल्डअप ऑफ हाई स्पीड विंड्स अराउंड द पॉइंट ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, एक सेंट्रल लो प्रेशर होता है और विंड स्पीड उसके अराउंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होती है, लीडिंग टू द विंड्स मूविंग इन अ सर्कुलर और स्पायरलिंग मोशन अराउंड द लो प्रेशर सेंटर। तो लो प्रेशर सेंटर के अराउंड विंड का घूमना, यही बोला जाता है साइक्लोनिक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि आपका जो साइक्लोन है उसका फॉर्मेशन होगा कैसे। ठीक है, तो कैसे होगा आपका फॉर्मेशन, देख सकते हैं आप इसमें कि वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द ओशियन राइजेस ड्यू टू लेस डेंसिटी। ठीक है, होगा क्या कि जब आपका जो ओशियन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को यहीं से ध्यान रखिएगा कि ओशियन टेम्परेचर सिर्फ दो ही कंडीशन में आपका इंक्रीज़ करेगा, या तो आपका सन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर, या आपका जो वाटर है उसकी जो, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्टिनेंट्स का हीटिंग रेट और ओशन का जो हीटिंग रेट है वो डिफरेंट होता है, और सन जो है वो आपका माइग्रेट करते रहता है फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर, देन इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू इक्वेटर। तो इस सन के मूवमेंट की वजह से इक्वेटोरियल रीजन जो है उसके आसपास जो आपकी ओशियन आपकी प्रेजेंट है, उसका जो वाटर है वो कंपैरेटिवली बाकी रीजन्स के अगर हम देखें कंपेयर करके, तो उनके अकॉर्डिंग वो वाला जो पार्ट है आपका ट्रॉपिक्स के अराउंड वाला, वो ओशन का पार्ट गर्म होता है। ठीक है, तो वो ओशन वाटर वार्म होने की वजह से जो विंड्स वहाँ पर ब्लो करेंगी, ऑब्वियसली बात है वो भी कैसी होंगी, वार्म होंगी। तो वार्म, और क्योंकि वाटर के अलोंग है, ओशन के अलोंग है वो विंड्स, तो कैसी होंगी, मॉइस्ट भी होंगी साथ साथ। ये क्या करती हैं, लो डेंसिटी होने की वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर जोन हो गया, हाई टेम्परेचर जोन है तो जो अपने आसपास का विंड्स हैं वो उसको भी हीट कन्वे करेगा, हीट कन्वे करेगा तो एयर वार्म होके क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, तो दिस एयर राइजेस अप एंड अवे फ्रॉम द ओशन सरफेस, ओशन सरफेस से ये वार्म एयर क्या कर जाती है, राइज अप कर जाती है। ठीक है, लीविंग लेस एयर नियर द सरफेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, तो अगर एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझें, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, कि आपका अगर ये आपका ओशन वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो ओशन वाले पार्ट में यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी सन की वजह से हीटिंग हुई। ठीक है, और सन की हीटिंग की वजह से ये जो आपका पोर्शन है वो वार्म अप हो गया। ठीक है, वार्म अप होने की वजह से क्या होगा कि इसके सराउंडिंग जो भी आसपास इसके एयर है वो भी क्या हो जाएगी, वार्म। ठीक है, और वार्म एयर है तो ऑब्वियसली बात है जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ जितने भी एयर प्रेजेंट है वो सब करेगी राइज। ठीक है, तो एयर डेंसिटी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी डिक्रीज, लेकिन सराउंडिंग एरिया में क्योंकि आपका ओशन इतना वार्म नहीं है, ठीक है, तो डेंसिटी वहाँ रहेगी ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, फिर से बोल रही हूँ मैं कि आपका यहाँ तो क्योंकि ओशन वार्म है, लेकिन बाकी और साइडवेज जो है आपका ओशन इतना वार्म नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ डेंसिटी जो है एयर की वो होगी ज़्यादा, या यहाँ पर तो आपका क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर कंडीशन, और इन रीजन के अंदर क्रिएट हो जाएगा आपका हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, तो एक क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाई प्रेशर रीजन से जो विंड्स हैं वो ब्लो करनी स्टार्ट करेंगी लो प्रेशर रीजन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है, यही बोला हुआ है यहाँ पे कि ड्यू टू द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज एयर फ्लोज इनटू दिस लो प्रेशर एरिया एंड इवेंचुअली वार्म्स अप फॉर्मिंग अ साइकिल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि आपकी जो विंड्स हैं
क्योंकि वो इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही हैं। तो विंड्स यहाँ से भी आई, विंड्स आपकी यहाँ से भी आई, क्योंकि दोनों साइड से आपकी विंड्स आ रही हैं और ये वार्म एयर राइज कर रही है। तो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो फिलहाल वार्म ही है, लेकिन इन कूल विंड्स के आने की वजह से, इन कूल विंड्स के इन्फ्लक्स की वजह से और क्या प्रेजेंट होने की वजह से, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होने की वजह से, कोरियोलिस फोर्स। जिसका मैंने बोला कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई भी चीज़ है तो वो मूव कर जाएगी राइट के अलोंग, सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी अगर चीज़ है तो वो मूव कर जाएगी लेफ्ट के अलोंग। ये जो रोटेशन इफेक्ट है इसकी वजह से आपके विंड्स डायरेक्टली सर्कुलर पॉइंट की तरफ ना आकर के वो क्या हो जाएंगी, स्पायरली मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो स्पायरली मूव करेंगी तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, वो वर्टिकली इस तरीके से ना आकर के लो प्रेशर जोन की तरफ। ठीक है, अगर आपका नदर्न हेमिस्फीयर है तो राइट के अलोंग, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी किसकी, विंड्स की। ठीक है, तो आपकी कोई भी जो विंड आपकी ब्लो कर रही है वो डायरेक्टली इस डायरेक्शन में ब्लो ना करके वो किस डायरेक्शन के अलोंग ब्लो करेगी, इस डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, इसकी वजह से स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगी आपके साइक्लोन की नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, यही यहाँ पर हो रहा है कि आपका सेंट्रल जोन है जो कि आपका क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, साइडवेज जो है आपका वो कैसा है, आपका वार्म, आपका जो एयर है यहाँ पर वो सारी की सारी है कूल एयर, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर है हाई प्रेशर जोन। ठीक है, तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ एयर का इन्फ्लक्स हो रहा है और ये सारी की सारी एयर आई के अराउंड ऐसे एक सर्कुलर फैशन में, ऐसे स्पाइरल फैशन में इस तरीके से आ रही है। ठीक है, और फाइनली यहाँ से आकर के आउटवर्ड ये फ्लो कर जा रही है। ठीक है जी, तो ये जो आपके पूरे के पूरे एयर का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग द आई ऑफ द साइक्लोन, और ये आपका पूरा का पूरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन का ब्लो किस तरीके से वो होने वाला है। तो आई से आपकी वार्म एयर राइज कर रही है, ठीक है, कूल एयर उसको रिप्लेस कर रही है, और क्योंकि वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो हायर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जा रही है, ठीक है, और जिस हाइट को ये अटेन करती है वो हाइट है आपकी 15 to 18 किलोमीटर। तो आप उसको 15,000 मीटर बोलो या 15 किलोमीटर बोलो, वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर तक ये जो आपकी हाइट यहाँ पर जो अटेन होने वाली है, इसकी वजह से जो वार्म एयर है वो कूल डाउन होगी, तो वो तो ठंडी हवा आपकी डिसेंड भी करेगी यहाँ आई के थ्रू, और आउटवर्ड भी यहाँ से आपकी एयर का फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी सराउंडिंग एयर है, क्योंकि वो मॉइस्चर को भी होल्ड किए हुए हैं, तो ये पोर्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके साइक्लोन के अराउंड डिपेंडिंग कि कितना हाई प्रेशर और कितना लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट होगा, मतलब यहाँ लो में लोवेस्ट प्रेशर और वहाँ हाई में अगर हाईएस्ट प्रेशर होगा, तो साइक्लोनिक एक्टिविटी के अंदर ये जो साइक्लोन यहाँ पर जो स्पाइरल एक्टिविटी हो रही है, विंड्स जो ब्लो कर रही हैं, इस स्पाइरल की स्पीड भी जो है विंड्स की वो बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन कि यहाँ पर लो प्रेशर लो ना हो के थोड़ा सा हाई हो, हाई प्रेशर वहाँ हाई ना हो के थोड़ा सा लो हो। तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जितना ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा आपकी साइक्लोन की विंड स्पीड ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा वो डैमेजिंग होगा। ठीक है, तो सराउंडिंग एरिया को वो उतना ही ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ इन पॉइंट्स के अंदर यही बताया हुआ है कि नाउ दिस साइकिल मेक्स द वार्म एयर अबाउट द ओशियन राइज। तो वार्म एयर को, ये जो हाई प्रेशर एरिया से आपकी कूल एयर आ रही थी, ये क्या करेगी इस वार्म एयर को, ये इसको बोलेगी कि आप ऊपर जाओ। ठीक है, और यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कूल एयर नीचे आ जाएगी, कूल द वाटर बिलो टू जनरेट क्लाउड्स। ठीक है, और वो नीचे वाला जो एरिया क्योंकि उसको कूल डाउन कर देगी, तो आपकी जो एयर कूल एयर के पास है वो उसको इनिशिएट करेगी या इंस्टिगेट करेगी कि आप किसका फॉर्मेशन करें, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करें। तो ये जो हमारे जोन्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर कूल एयर का तो इन्फ्लक्स हो रहा है, वार्म एयर आपके ऊपर जो मॉइस्चर को होल्ड किए हुए वो जा रही है, क्योंकि वार्म एयर आपके ऊपर जा रही है तो यहाँ से तो क्योंकि एयर डिस्पर्स होकर बाहर निकल जा रही है, तो ये जो छोटे जोन आपके यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ आपका होता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ आपका होगा क्या, क्लाउड फॉर्मेशन, और जो क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं उनका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। फिर से बोल रही हूँ, उनका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, तो ये आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं। विद द कांस्टेंट हीटिंग एंड इवेपोरेटिंग प्रोसेस द एंटायर क्लाउड एंड विंड सिस्टम स्पिन्स एंड ग्रोस। ठीक है,
तो जैसे जैसे आपकी जो विंड्स हैं और ये जो क्लाउड सिस्टम है वो बनता चला जाता है, ये जो आपका स्पाइरल फॉर्म हुआ था विंड्स का ये और इंटेंस होते चला जाता है और विड्थ वाइज इंक्रीज करते हुए चले जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला हुआ है ये जो कांस्टेंट हीटिंग है और इवेपोरेशन प्रोसेस है ये विंड सिस्टम की स्पीड को और ज़्यादा ग्रो कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, विद मोर स्पीड साइक्लोन आई फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दी सेंटर, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेंटर में साइक्लोन की आई फॉर्म हो जाएगी। दिस जोन सिग्निफाइज द लोवेस्ट एयर प्रेशर एंड इज काम एंड क्लियर, जो हम बार बार बोल रहे हैं, अभी डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आई है वही एक ऐसा जोन होता है जो काम एंड क्लियर स्काई वाला होता है। ठीक है, तो वार्म एयर जो आपकी राइज कर रही है वो आपकी आई के ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन नहीं करेगी, वो तो एयर डिस्पर्स हो जाएगी, स्पाइरल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर दूसरे टर्म्स में मैं बोलूं तो आपका अगर यहाँ से जो सर्कुलेशन है अगर वो हो रहा था क्लॉकवाइज, मैं ऐसे सपोजिट वे में बोल रही हूँ, ठीक है, कि आपका ये जो मूवमेंट है एयर का अगर यहाँ पर हो रहा था क्लॉकवाइज तो आपकी जो एयर है वो एंटी क्लॉकवाइज फैशन में यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और ये जो वार्म एयर, क्योंकि कुछ सारी एयर तो उधर से जाने वाली नहीं है, तो कुछ एयर जो यहाँ पर बचेगी जो कि मॉइस्चर को भी होल्ड किए हुए है, वो क्या करेगी, यहाँ पर आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन होगा अब, क्योंकि वार्म एयर तो बार बार आपकी अपलिफ्ट हो ही रही है क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर जोन से आपकी कूल एयर आ रही है, तो ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है इसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल के अराउंड जो आपकी मॉइस्चर जो या वाटर आपका रिटेन होगा वो विड्थ वाइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो जो आपका रेनफॉल यहाँ पर होगा वो रेनफॉल भी नॉर्मल रेनफॉल से बड़ी बूंद वाला होगा या थंडरस्टॉर्म टाइप होगा, जिसमें रेनफॉल एक्टिविटी मतलब कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। आगे देखें अब, When the wind's rotating speed reaches 63, अगर आपकी स्पीड है रोटेशन की सिर्फ 63 kmph तो आप इसको बोलेंगे क्या, आपका थंडरस्टॉर्म। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है सिर्फ थंडरस्टॉर्म या ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इसको हम लोग नाम देते हैं। लेकिन अगर आपकी जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 119 kmph हो जाती है, ठीक है, तब हम इसको नाम देते हैं साइक्लोन का। ठीक है, तो जब तक आपका सिर्फ ऊपर गए बादल और बन गए और बारिश हो रही है नीचे, अगर सिर्फ ये एक्टिविटी आपकी हो रही है तो नाम है सिर्फ इसका ट्रॉपिकल स्टॉर्म। लेकिन अब आपकी जो विंड्स हैं अगर वो बहुत स्पीड के साथ घूम रही हैं, विंड स्पीड भी आपकी तेज हो जाए और स्पाइरल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तब हम इसको साइक्लोनिक एक्टिविटी का नाम देंगे। तो साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफाइड है कि विंड स्पीड होनी चाहिए अप्रॉक्स 119 kmph। जब तक इतनी विंड स्पीड नहीं होगी तब तक आप इसको साइक्लोन का नाम नहीं देंगे, ये सिर्फ होगा थंडरस्टॉर्म। मतलब बादल वार्म एयर ऊपर जाएगी क्योंकि वो मॉइस्चर होल्ड किए हुए हैं, कंडेंस हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा तो फाइनली वो नीचे की तरफ रेनफॉल के फॉर्म में ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है जी, तो ये है आपका डायग्राम जो हमें बता रहा है किस तरीके से होगा। ये थोड़ा सा फिर से एक ब्रॉड व्यू देख लेते हैं। अगर इसको हम वर्टिकली देखते हैं डायग्राम को, तो वर्टिकली ये आपका जो पोर्शन है जो क्लियर स्काई वाला या काम जोन हम लोग बोल रहे हैं वो बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। आई के पास वाला जो सराउंडिंग रीजन है जहाँ पर आपकी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इस जोन को नाम दिया जाता है आई वॉल। तो ये जो वार्म एयर, रेड कलर से आपको जो एरोज दिखाई दे रहे हैं, जो पिंकिश हो रहे हैं देन ब्लू हो रहे हैं, ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि आपकी वार्म एयर यहाँ से राइज कर रही है जो कि ट्रोपोस्फेयर में जाकर के कूल एयर होकर के अल्टीमेटली यहाँ से बाहर चले जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका आई पोर्शन है, ये क्रिएट हुआ यहाँ पर लो प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन से आकर के यहाँ से जो आपकी कूल एयर है उसने इस वार्म प्रेशर वाले वार्म एयर को क्या किया, अपवर्ड जो है फोर्सफुली अपलिफ्ट किया। तो कूल एयर इधर से आके वार्म एयर को फोर्सफुली अपलिफ्ट कर रही है। ये जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है वो स्पाइरल फैशन में हो रहा है। ठीक है, स्पाइरल बोले तो आपके पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से वो स्प्रिंग आपका मूव करता है, मे बी या तो आप उसको क्लॉकवाइज एज्यूम कर लो या फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लो। तो अगर इसको क्लॉकवाइज एज्यूम करते हो तो इस तरीके से आपकी जो विंड्स हैं वो एक सर्कल के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हुए ट्रोपोस्फेयर तक जाती हैं। और क्योंकि वार्म एयर राइज कर रही है तो वार्म एयर ऊपर जा करके हो जाएगी कूल। ठीक है,
अब क्योंकि ये जो आपका साइक्लोन है वो सिर्फ यहाँ वाले विंड, यहाँ इधर से जो विंड्स आ रही है सिर्फ उनसे नहीं बन रहा है, साइडवेज चारों तरफ से जो विंड्स आ रही है उनके इम्पैक्ट की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ये जो गिर्थ है आपकी, है ना, ये जो आपकी साइक्लोन की रेंज है ये बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। तो आपकी वार्म एयर यहाँ भी राइज करेगी, देन उसका डिसेंड होगा, तो यहाँ आपके जो हैं वो बन जाएंगे क्लाउड्स, ठीक है। इन रीजन के अंदर फॉर्मेशन होगा आपका क्लाउड्स का, आई के जस्ट ऊपर होगा क्लियर स्काई, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, आई के ऊपर क्या होता है, हमेशा क्लियर स्काई होता है। तो अगर आप आई के सेंटर में खड़े होते हैं तो आपको स्काई बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, नो विंड स्पीड, नथिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन जो है आपको छोड़ के आगे जाएगा तो आप आ जाएंगे किस रीजन में, आई वॉल वाले रीजन में, ठीक है। और ये वो रीजन है जहाँ पर आपकी विंड स्पीड की बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। तो क्योंकि विंड की बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आपके लिए वो इम्पैक्ट होगा डैमेजिंग। तो आपने देखा होगा अगर हॉलीवुड मूवीज़ आप लोग देखते हैं तो नीचे से ऐसे पकड़ते हैं वो लोग और ऊपर की तरफ उनकी डायरेक्शन हो जाती है, तो वो जो इफेक्ट होता है ऐसे रोटेशन वाला, वो वॉल का ही आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, कि आप आई के पास नहीं है, आप कहाँ पर हैं, आई वॉल के इम्पैक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर ये क्लॉकवाइज यहाँ से एयर घूम के जा रही थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे बाहर निकल जाती है इस साइकिल से, ठीक। अब ये जो हमने व्यू बनाया वो सामने से ऐसे बनाया, लेकिन अगर इस साइक्लोन को हम लोग ऐसे एज्यूम करें कि हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं और जैसे हम केक को कट करते हैं सेम इस साइक्लोन को भी ऐसे हम अगर हम वर्टिकली कट कर देंगे, ठीक है, तो जो सेक्शन हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इस सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये डिनोट करेगा आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो आपके पास पोर्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा आपकी जा रही है और एयर भी आपकी है वार्म, ध्यान रखिएगा, वार्म एयर इसके अंदर असेंड कर रही है, ठीक है। तो ये जो आपका रीजन है ये है आपका आई वॉल, ठीक है। और ये जो इसके आसपास छोटे छोटे पोर्शन बन रहे हैं इनको नाम दिया जाता है रेन बैंड्स, ठीक है। इन रीजन के अंदर आपको रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्पाइरल रेन बैंड्स या सिर्फ रेन बैंड्स के नाम से आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे रेन बैंड्स हैं, डिपेंडिंग कितने रेन बैंड्स इसके अंदर बनेंगे, साइक्लोन जो है उसकी विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी और वो उतने ही ज़्यादा एरिया में स्पैन करेगा, ठीक है। तो ऑन एंड ऑल अगर हम बोले तो आपके साइक्लोन के 3 पार्ट होते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, आई वॉल ऑफ द साइक्लोन एंड रेन बैंड्स, वो जोन जहाँ पर आपकी रेनफॉल या थंडर, लाइटनिंग वाली एक्टिविटी जो है वो हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एयर का और अच्छा मूवमेंट, है ना। ये डायग्राम मैंने इतने सारे इसलिए लगाए हुए हैं ताकि अगर किसी एक में आपको स्पाइरल या विंड किस तरीके से सर्कुलेट कर रही है ना समझ में आए तो आप दूसरे डायग्राम के थ्रू उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही बताया हुआ है आपकी कि जो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स थी, ठीक है, ये क्या करती हैं, सी लेवल जो है उसको भी थोड़ा सा क्या कर देती हैं, राइज कर देती हैं और यहाँ से स्टॉर्म सर्ज होता है ना। क्या सर्ज होता है, स्टॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो ओशन है इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको जाते हुए लगता है, बट थिंग इज कि यहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है और सराउंडिंग में क्योंकि हाई प्रेशर कंडीशन है तो यहाँ से सारी एयर सर्ज होके क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रही है तो आपका ओशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी विंड्स जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं और आई वॉल के अंदर एंटर करते हुए यहाँ से वो बाहर निकल जाती हैं। इस आई के ऊपर जो आपको पोर्शन दिखाई देता है वो हमेशा होता है काम और क्लियर स्काई वाला, ठीक है। और आउटसाइड से क्योंकि यहाँ से आपकी एयर बाहर चले जा रही है तो आई वॉल वाला पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला होगा। ये जो आपके छोटे छोटे पोर्शन हैं ये हैं आपके रेन बैंड वाले जोन जहाँ पर आपको वार्म मॉइस्ट एयर जो ऊपर की तरफ गई थी उसका कंडेंसेशन होने के बाद रेनफॉल वाली एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम यही शो कर रहा है, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। निम्बस ध्यान रखिएगा, निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है कि रेन बियरिंग क्लाउड्स कौन से होते हैं, तो रेन बियरिंग क्लाउड्स आपके होते हैं निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। और एयर जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा यहाँ से भी उसका होता है स्पाइरल मूवमेंट, तो मतलब सीधे बाहर ना जा करके वो या तो लेफ्ट या तो राइट की तरफ मूव करते हुए बाहर आउटवर्ड निकलेगी, ठीक है जी। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, देख सकते हैं यहाँ पर भी
ये आपका इस तरीके से स्पाइरल मूवमेंट हो रहा है एयर का। तो अगर यहाँ से डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ स्पाइरल जहाँ से एयर निकलेगी वहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज थी तो ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये, ठीक है, अगेन ये आई वॉल्स आपकी यहाँ पे बन रही हैं और ये आपके बन रही हैं रेन बेंड्स। ठीक है, तो 3 रीजन स्पेसिफिक हो गए यहाँ पर। द मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर रेन बेंड्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। रेन बेंड्स है, आई है और आई वॉल है। एयर स्पाइरल्स इन टुवर्ड्स द सेंटर इन काउंटर क्लॉकवाइज पैटर्न इन नदर्न हेमिस्फेयर। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है नदर्न हेमिस्फेयर में, एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर, एंड आउट द टॉप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो यहाँ से जो एयर बाहर निकलेगी वो निकलेगी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से एयर का बाहर जो इमरजेंस होगा वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन नदर्न हेमिस्फेयर। लेकिन ये जो स्पाइरल फॉर्म होगा दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फेयर साइक्लोन की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है। सदर्न हेमिस्फेयर आपके साइक्लोन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट सब देखिए क्या जो तीनों पार्ट्स हैं वो है क्या, उनका फंक्शन क्या है और वो एक्चुअली में है क्या। तो जब हम लोग बात करते हैं आई ऑफ द साइक्लोन की, तो ये आपका होता है सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। इट्स रिलेटिवली काम स्पेस व्हेन द आई पासेस ओवर एन एरिया, विंड्स स्लो डाउन। ठीक है ना, जब आपका ये आई वाला एरिया आपका पास करता है कहीं से तो वहाँ पर विंड्स जो है अपने आप ही स्लो डाउन कर जाती हैं एंड एवरीथिंग फील्स लाइक इट हैज़ क्लियर्ड अप। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, बट थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, बट दिस इज दी प्रोवर्बियल काम बिफोर द स्टॉर्म। ठीक है ना, मतलब तूफान से पहले की शांति होती है एक्चुअली में ये, जब आपका आई अगर कहीं पर है तो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एज द पार्ट दैट कम्स आफ्टर द आई यूजुअली इन्फ्लिक्ट्स द मोस्ट डैमेज। तो आपका आई के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द आई वॉल, और यही आपका होता है मोस्ट डैमेजिंग। ठीक है, तो आई वॉल दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन रेस्ट। सबसे इफेक्टिव पार्ट जो है साइक्लोन का, जहाँ पर एयर आपकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, वो रेस्ट करता है। ठीक है, हाउसेज एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड्स, मतलब यहाँ पर विंड्स जो है वो बहुत हाई स्पीड वाली एग्जिस्ट करती हैं, कॉजिंग डैमेज टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी सब डैमेज कर देती हैं। इट इज़ अ रिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आई वॉल जो है सिर्फ एक सिंगल लेयर नहीं होती है ना, ये आपकी मल्टीपल लेयर का पोर्शन होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये आई वॉल एक तो ये बना आपका, ठीक है, एक ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो आपका मेन आई के अराउंड जो पोर्शन है उसको हम आई वॉल नाम दे रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन जो आपके साइकिल्स बन रहे हैं उनको हमने नाम दिया है रेन बेंड्स का। ठीक है, तो रेन बेंड आई वॉल दोनों का फॉर्मेशन का तरीका तो सेम ही है। एयर आपकी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर में ही आएगी, बट थिंग इज कि देयर आर मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्राइमरी लेयर है आई के अराउंड उसको बोला जाना है आई वॉल, उसके बाद जो लेयर्स बन रही हैं वो सब हैं आपकी रेन बेंड्स। ठीक है, दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन आपकी आई वॉल एंड आपका रेन बेंड। ठीक है, इसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है कि ये आई वॉल के अराउंड वाला पोर्शन है, ये आई वॉल के जो आपकी आई वॉल बन रही है उसके अराउंड वाला पोर्शन है। ठीक है जी, देख लें, इट इज़ अ रिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एंड चेंजेस इन द आई और द आई वॉल अफेक्ट्स द स्टॉर्म्स इंटेंसिटी। तो स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी है आई वॉल के अंदर विंड कितनी स्पीड से घूम रही है उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी आई वॉल के अंदर उतना ज़्यादा आपका स्टॉर्म डैमेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रेन बेंड्स क्या होते हैं, दीज आर द आउटर पार्ट्स ऑफ अ साइक्लोन वेयर सडन बस्ट ऑफ रेन हैपन। देख ले, अब ये वाला जो नाम है उसी से क्लियर हो जाना चाहिए, जो आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे थे वो इन्हीं रेन बैंड्स के अंदर आपके बन रहे थे। ठीक है, देयर कैन ऑल्सो बी गैप्स बिटवीन रेन बैंड्स वेयर नो रेन और विंड अकर्स। अब ये भी कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर रेन बैंड बना है तो रेन ही होगी। ठीक है ना, मे बी इट्स लाइक कि रेन बैंड्स बने हैं लेकिन आपकी रेन जो है वहाँ पर ना फॉर्म हो। ठीक है ना, रेन वहाँ पर ना हो, विंड भी वहाँ पर ना प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या है अब साइक्लोन का इम्पैक्ट। वैसे सब जानते हैं बट फिर भी एक स्लाइड में मैंने इसको समराइज़ किया, आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी जो कॉज करेंगी डैमेज इंफ्रा को, पेड़ उखाड़ दिए जाएंगे। ठीक
ठीक है ना, लीड टू व्हाट, लीड टू अदर कैटास्ट्रॉफ्स, ठीक है ना, मतलब जैसे अभी ये पेन गिर गया, कैटास्ट्रॉफ हो गया, ठीक है ना, सेम कंडीशन में आपकी कैटास्ट्रॉफिक जो एक्टिविटी है, मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। डिपेंड करेगा कि आई वॉल के अंदर जो आपकी विंड्स चल रही हैं उनकी स्पीड कितनी है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आई वॉल के अंदर जो विंड्स चल रही है उनकी स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आपका डैमेजिंग इम्पैक्ट होगा, ठीक है। टोरेंशियल रेनफॉल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो क्या करेगी, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, ध्यान रखिएगा साइक्लोन्स के साथ फ्लड्स भी एसोसिएटेड होते हैं, तो एज सच विंड स्पीड से इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना साइक्लोनिक फ्लड से आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो साइक्लोनिक फ्लड्स जो होते हैं यही आपके मेन डैमेज का कारण होते हैं, क्योंकि घर और जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं उनको मेन फ्लड से ही आपका डैमेज होता है, ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म सर्ज सी वाटर लेवल्स राइज, ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया आई वॉल जो है, ठीक है ना, या जो आई आपका पोर्शन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में विंड्स आपकी आ रही हैं, तो जो आपका वाटर लेवल है वो भी आई के अलोंग ज़्यादा आपका हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर जो आपका सी लेवल है वाटर का वो भी क्या कर जाता है, साइमल्टेनियसली अगर कहीं पर आपका साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है तो वाटर लेवल वहाँ पर राइज कर जाएगा, ठीक है। एंड द कोस्टल एरियाज आर एक्सपोज टू फ्लड्स, और जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी फ्लड्स के लिए ससेप्टेबल होंगे, मतलब वहाँ पर भी आपका फ्लड जो है आ सकता है, ठीक है। द राइज इन सी लेवल वाटर ऑल्सो इरोड्स बीचेस एंड एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। आप पेड़ काटने से तो आपके बीचेस या कोस्टल एरियाज का जो कटिंग है वो होती ही है ना, या उनका इरोजन होता ही है, आपके इन साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से भी जो कोस्टल एरियाज हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लड कंडीशंस द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हो गई है विंड की और फ्लड कंडीशन की, तो टॉप लेयर यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है सॉइल कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल, ठीक है। लॉस ऑफ ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल लाइव्स एंड अफेक्ट दी कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है अगर कहीं पर भी कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी हुई है तो ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट होगी, जो उनका ऑक्यूपेशन है ऑब्वियसली बात है वो भी डैमेज होगा, तो जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इकोनॉमी बैकड्रॉप पे चले जाएगी, ठीक है जी। तो साइक्लोनिक एक्टिविटी ऑन एंड ऑल बोले तो कहीं पर भी अगर होगी तो डैमेज इम्पैक्ट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ का लॉस होता है, इकोनॉमी भी पीछे पहुंच जाती है, ठीक है। तो कंडीशंस फेवरेबल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का है, किसी भी तरीके से वो आ सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन होगा कि आपका लार्ज सी सरफेस विद सी सरफेस टेम्परेचर होगा, है ना, मतलब सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि सी सरफेस के ऊपर होना चाहिए लो प्रेशर कंडीशन, और लो प्रेशर कंडीशन सिर्फ तभी जनरेट होगी जब सी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आपका हो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। तो सन अगर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हीटिंग इम्पैक्ट आपका नदर्न हेमिस्फीयर में इंक्रीज हो जाएगा, तो साइक्लोनिक एक्टिविटी का जो मेन इम्पैक्ट है वो समर्स ही आपका होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपका ओशन टेम्परेचर है वो अगर है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर इतना टेम्परेचर है तो ही आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी, अदरवाइज कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स, ठीक है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एयर का इनवर्ड फ्लो नहीं होता है, ठीक है, एयर स्पायरली मूव करती है, ठीक है ना, तो एयर स्पायरली क्योंकि मूव कर रही है लेफ्ट या राइट की तरफ, तो आपका स्पायरल जो मूवमेंट है उसका इम्पैक्ट इक्वेटर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जो आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी है इसी वजह से हमने कहा 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से स्टार्ट होगी, एग्जैक्टली 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर साइक्लोनिक एक्टिविटी इसलिए प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट होता है 0, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड सिस्टम, ठीक है ना, मतलब विंड सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, काम होनी चाहिए कंडीशंस, ठीक है ना, मतलब कहीं पर अगर कूल एयर है तो वहीं रहे, वार्म एयर है तो वहीं रहे, ठीक है। जब तक आपका प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो जाएगा, बहुत आपका हाई टेम्परेचर वाटर लेवल का नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी वार्म एयर राइज होनी भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया,
ठीक है, पहले से ही मतलब एक लो प्रेशर एरिया या लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका अगर किसी जगह पर होगा तो वो इस साइक्लोनिक एक्टिविटी को और ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोअर लेवल से एयर आपकी इनफ्लक्स हो रहा है एयर का, और अपर लेवल पे जाकर के वो लेयर्स क्या कर रही है, एयर क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। तो जब तक आपके लोअर लेवल पे वार्म एयर नहीं होगी या टेम्परेचर डिफरेंस कंडीशन नहीं होंगी या डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा, तब तक आपकी ये जो सी लेवल सिस्टम है उसके अंदर डाइवर्जेंस भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी इज अ मस्ट फैक्टर। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, साथ में कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी, जब तक ये तीनों फैक्टर कहीं पर प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी भी उस प्लेस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो टेम्परेचर होना चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर आपका होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस। आपकी कोरियोलिस फोर्स उस जगह पर प्रेजेंट होनी चाहिए, और कोरियोलिस फोर्स के लिए ऑब्वियसली बात है आप इक्वेटर पे नहीं होने चाहिए। तो जो आपके साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। तो हरिकेन है, टाइफून है, विली विली है और आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ज़्यादातर कन्फाइंड है। इक्वेटर के ऊपर एज सच आपको कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अर्थ का रोटेशन का इम्पैक्ट होता है ज़ीरो, या कोरियोलिस फोर्स होता है ज़ीरो। ठीक है, इसी रीजन की वजह से जो आपके ये साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो लेट समर में आपको मोस्टली देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लेट समर बोलने का मतलब है कि हमारा ये है अर्थ, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपका। ठीक है ना, तो आपका सन जब तक यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड नहीं होगा, तब तक आपकी जो हीटिंग प्रोसेस है वो ओशन की अच्छे से नहीं होगी। तब तक जब तक नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि समर पोर्शन नहीं होगा, तब तक साइक्लोनिक एक्टिविटी अभी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, देख लें अब इसमें क्या क्या बोला गया है कि साइक्लोन्स जो हैं आपके वो मोस्टली लेट समर्स में ही होते हैं। दीज आर द रीजंस व्हाई दे हैपन। ठीक है ना, तो पहला क्या है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड मिक्सिंग द ओशियन वाटर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर अटेन मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन अगस्त। अगस्त के अंदर आपका जो ओशियन है वो हाई टेम्परेचर आपका गेन कर लेता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स अटेन मैक्सिमम टेम्परेचर इन जून जुलाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंट्स या लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ओशियन जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो आपका सन जो एसेंट है वो जुलाई में हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके समर के ख़त्म होने के बाद दिखाई देगा, क्योंकि आपकी ओशन की हीटिंग अच्छे से जो होगी वो लेटर ऑन होगी, क्योंकि लैंड तो जल्दी से हीटअप हो जाती है लेकिन वाटर गर्म होने में टाइम लेता है। तो ओशन की हीटिंग का इम्पैक्ट अगस्त के आसपास आपको दिखाई देगा। तो साइक्लोनिक एक्टिविटी भी इसीलिए लेट समर या अगस्त के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि तब ओशन वाटर अच्छा से गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हिर्लिंग मोशन इज एनहांस्ड व्हेन द डोलड्रम्स रीजन विद इन ITCZ ओवर ओशियंस आर फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा कि इक्वेटर के ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स है उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, ज़ीरो। तो जब तक आपकी डोलड्रम या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो 0 डिग्री से ऊपर या नीचे शिफ्ट नहीं करेगी, तब तक साइक्लोनिक एक्टिविटी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे ही आपका सन जो है वो ओवरहेड होगा, कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो यहाँ जो आपकी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रही थी वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। ठीक है, तो एक साफ सा अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आप इसको देखें यहाँ बहुत ध्यान से कि लेट समर में ही आपको ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका अर्थ, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ITCZ बोलने का मतलब क्या है, मैं पेन कलर चेंज कर रही हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, जब आपका सन ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, तो उस टाइम होगा क्या कि जो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, वो यहाँ चले जाएगी।
ठीक है। और जब आपका जो सन है वो ओवरहेड होगा कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो ये जो बेल्ट है वो थोड़ी सी चले जाएगी नीचे। तो जब तक ये बेल्ट 0 डिग्री से ऊपर या नीचे नहीं जाएगी तब तक आपको साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट होता है 0, मतलब रोटेशन इम्पैक्ट नहीं देखने को आपको मिलेगा। और साइक्लोन के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के साथ साथ साइक्लोनिक एक्टिविटी या कोरियोलिस फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जब तक ये तीनों फैक्टर कहीं पर प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक साइक्लोनिक एक्टिविटी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। देखिए अब आगे क्या बोला है, डोल्ड्रम्स कहाँ चले जाएंगी, ऊपर, है ना। तो ITCZ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ठीक है, फारथेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से सबसे दूर जब वो पहुंच जाएगा। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द ऑटोमनल इक्विनॉक्स, ऐसा होता है जब ऑटम इक्विनॉक्स आता है तब। एट दिस टाइम देयर आर 2 एडवांटेजेस, द एयर इज ओवरहीटेड एंड सन इज एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर। तो सन इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर होता है, ठीक है, डोल्ड्रम बेल्ट थोड़ी सी ऊपर होती है, ओशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आपका ह्यूमिडिटी कंटेंट भी एयर में बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस काम करती हैं, और क्योंकि डोल्ड्रम बेल्ट थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर चुकी होती है तो आपके जो रोटेशन या कोरियोलिस फोर्स है उसका इम्पैक्ट भी इस कंडीशन के अंदर बढ़िया होता है। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं देन आपका आता है साइक्लोन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा जब हम लोग बात करेंगे डेजर्ट्स की। ठीक है, तो डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिएगा। वाई साइक्लोन्स फॉर्म मोस्टली ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशियन। ठीक है ना, आप नोटिस करें अभी जब हमने सेल बनाई थी, पूरा डायग्राम की जब हमने बात करी थी, तो जब हमने बात करी थी आपके टाइफून की, हरिकेन की, विली की, तो आपने देखा होगा वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन की तरफ ज़्यादा थे। ईस्टर्न मार्जिन की तरफ एज सच आपके ज़्यादा जो है साइक्लोनिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिल रही थी। तो वेस्टर्न मार्जिन की तरफ ही आपको ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड में आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। वेस्टर्न मार्जिन की तरफ आपको ऐसा देखने के लिए इसलिए मिलता है, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ये है आपका देखिए, ठीक है, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ये आपका इंडिया है ऑब्वियसली, ठीक है ना, इसको बनाना नहीं भूलना है। ठीक है, दिस वन से इंडिया। तो ये देखिए, ये है आपकी अटलांटिक ओशियन। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन क्यों बोल रहा है आपका, ठीक है ना, वेस्टर्न मार्जिन बोलने का मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न मार्जिन एंड वेस्टर्न मार्जिन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका ओशन करंट फ्लो करके आएगा तो आप लोग उस टाइम पे नोटिस कर सकते हैं कि जो वार्म आपका करंट होगा, क्योंकि इक्वेटर से जब आपका करंट चलता है, ओशन करंट जब चलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, जो कि आपका डिवाइड होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में और साउथ इक्वेटोरियल करंट में। तो क्योंकि ये करंट आपका वार्म होता है, ध्यान रखिएगा, ये करंट आपका वार्म होता है, और जब इस साइड से आपका करंट आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये आपका करंट होता है कोल्ड। और आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए जो आपका ओशन टेम्परेचर है वो आपका होना चाहिए वार्म। तो वार्म टेम्परेचर सिर्फ कहाँ पर होगा, आपकी वेस्टर्न मार्जिन के अलॉन्ग ही होगा। इसी वजह से जो आपके ज़्यादातर जो ये साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर ही कन्फाइंड है। ठीक है ना, या वेस्टर्न मार्जिन जो है ओशन का है उसी की तरफ ये कन्फाइंड है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ओशियन का वेस्टर्न मार्जिन या कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन। डू नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है, दो चीज़ें हैं, पहला है ओशियन और दूसरा है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे आ रहा है वार्म करंट, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर आ रहा है कोल्ड करंट। फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर आपका आ रहा है कोल्ड करंट, यहाँ पर आपका आ रहा है वार्म करंट। तो जब आपका वार्म करंट आएगा किस पर, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर, तभी आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी यहाँ आपको ओशन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओशन के वेस्टर्न मार्जिन में ही आपको ऐसा एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है जी, देखिए आप आगे क्या क्या बोला हुआ है इसमें पॉइंट्स। पहला क्या बोला हुआ है, द डेप्थ ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, क्या है कि साइक्लोनिक एक्टिविटी होने के लिए
सिर्फ ये नेसेसरी नहीं है कि साइक्लोनिक एक्टिविटी होने के लिए सिर्फ ये नेसेसरी नहीं है कि सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए ये भी मैंडेटरी है कि डेप्थ एटलीस्ट 60 to 70 मीटर तक, ये जो नीचे ओशन का पानी है ये होना चाहिए वार्म। जब तक ऐसा नहीं होगा, मतलब सरफेस टेम्परेचर इतना और डेप्थ में एटलीस्ट 60-70 मीटर तक वार्म वाटर, जब तक ऐसी कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी तब तक यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट नहीं होगी और तब तक यहाँ पर आई का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और तब तक आपके हाई प्रेशर रीजन से एयर का इंसर्जेंस भी इसके अंदर स्टार्ट नहीं होगा। तो सरफेस टेम्परेचर के साथ साथ डेप्थ ऑफ वाटर भी मैटर करती है कि आपकी, देख लें, द डेप्थ ऑफ वार्म वाटर 26 to 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हम लोग बोल रहे थे शुड एक्सीड फॉर 60 to 70 मीटर। जब तक इतनी डेप्थ तक आपका ओशन टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो इतना नहीं होगा, डेप्थ तक इतना वार्म वाटर नहीं होगा, तब तक साइक्लोनिक एक्टिविटी भी प्रेजेंट नहीं होगी। फ्रॉम सरफेस टू द ओशन सी सो दैट डीप कन्वेक्शन करंट्स विद इन द वाटर डू नॉट टर्न एंड मिक्स द कूलर वाटर बिलो विद द वार्मर वाटर नियर द सरफेस। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ इस मार्जिन पर तो ठीक है आपका आ रहा है वार्म करंट, इस मार्जिन से आपका कौन सा करंट आ रहा है? कोल्ड करंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिक्सिंग हो जाए, तो वार्म और कोल्ड करंट अगर मिक्स हो जाएंगे तो सरफेस टेम्परेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो 27 डिग्री सेल्सियस अगर मेंटेन हमें टेम्परेचर रखना है तो डेप्थ के अंदर तक भी जो आपका पानी है वो वार्म ही होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके से कोल्ड वाटर की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? वार्म ओशियन करंट्स ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स पुशेस ओशियन वाटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, जो मैंने डायग्राम में अभी बताया, वेस्ट की तरफ वो भेजती है। ठीक है ना, फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ वाटर विद टेम्परेचर्स ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस दैट सप्लाइज इनफ मॉइस्चर टू द स्टॉर्म। ठीक है, क्योंकि वार्म वाटर आपका कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन की तरफ आ रहा है तो मॉइस्चर भी तो लेकर के वो साथ में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्म वाटर जो यहाँ पर आएगा इस साइड पर तो बारिश करेगा लेकिन इस साइड पर बारिश नहीं होगी। ऐसे ही इस साइड पर तो बारिश होगी लेकिन इस साइड पर बारिश नहीं होगी। तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पर आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, अमेरिका के अंदर यहाँ पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्ट ऑफ द डेजर्ट ही है लेकिन फिर भी अगर बोले तो इस साइड पे आपको ज़्यादा डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे जो डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसका रीज़न एक ये भी है। ठीक है, तो आपके वार्म करंट्स क्योंकि चलते हैं कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन की तरफ और वेस्टर्न मार्जिन की तरफ कोल्ड करंट्स चलते हैं जो मॉइस्चर को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्या है, द कोल्ड करंट्स लोअर द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल ओशियंस मेकिंग देम अनफिट फॉर द ब्रीडिंग ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए सरफेस टेम्परेचर जो है सी का वो होना चाहिए 27। तो जब कोल्ड वाटर ही वहाँ पर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, 27 नहीं रहेगा, तो साइक्लोनिक एक्टिविटी भी प्रेजेंट नहीं होगी। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? और वो भी ध्यान रखिएगा सिर्फ पैसिफिक ओशन के लिए है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है आपका अल नीनो। ठीक है, दो इफेक्ट होते हैं लानीनो और लानीना और अल नीनो। ठीक है, दोनों इम्पैक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा। अल नीनो इम्पैक्ट होता है पैसिफिक ओशन की अनइक्वल हीटिंग की वजह से। ठीक है ना, तो आपका जो पैसिफिक ओशन है वो यहाँ पर भी है, आपका पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, क्योंकि पैसिफिक ओशन का स्पैन बहुत बड़ा है तो जो उसका वाटर है उसका हीटिंग भी थ्रू आउट द ईयर बहुत डिफरेंशियल रहता है। तो इसी की वजह से आपके ओशन के अंदर डिफरेंशियल हीटिंग आपको देखने को मिलती है। तो ड्यूरिंग जब आपका अल नीनो ईयर होता है तो स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स आपके आते हैं ईस्टर्न पैसिफिक में। आने तो कहाँ चाहिए? वेस्टर्न पैसिफिक में, लेकिन किधर आते हैं? ईस्टर्न पैसिफिक में। ठीक है, तो ईस्टर्न पैसिफिक में आने का जो इम्पैक्ट है वहाँ पर है अल नीनो। ठीक है, अल नीनो में क्या होता है हम जब अल नीनो पढ़ेंगे तब इसकी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि अल नीनो के अंदर ईस्टर्न साइड जो है पैसिफिक ओशन का वो वार्म अप हो जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ
वार्म वाटर्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ड्यू टू वीक वॉकर सेल। वॉकर सेल क्या है ये भी हम तभी बात करेंगे, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ अल नीनो ईयर के अंदर ऐसा होगा कि ईस्टर्न की तरफ हरिकेन, ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है वहां पर हरिकेन आएगा, ठीक है। बाकी कभी भी आपका थ्रू आउट द ईयर ऐसी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो इस पार्ट पर कर लेते हैं। साइक्लोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके से इससे आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और आर ट्रू फॉर साइक्लोन्स, ठीक है। तो हो सकता है सारे ठीक हो सकता है कोई भी ठीक ना हो। तो पहला स्टेटमेंट है साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। हाँ बिल्कुल सही, हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो साइक्लोन सेंटर होते हैं किसका, लो प्रेशर का, करेक्ट। यानी कि ये वर्ड क्या हो गया, ठीक बिल्कुल। बाय क्लोज आइसोबार्स एंड हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड्स, यहाँ पर लो प्रेशर होता है लेकिन बाहर सराउंडिंग में तो प्रेशर हाई होता है, उसी हाई प्रेशर से तो आपकी कूलर विंड्स आके वार्म एयर की जगह लेती हैं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोन्स रेंज इन शेप, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, साइक्लोन की शेप जो है वो वेरी करती है, वो सर्कुलर भी हो सकती है, इलिप्टिकल भी हो सकती है और वी शेप्ड भी हो सकती है, ठीक है। दैट विल डिपेंड कि कैसी प्रेशर एक्टिविटी वहाँ पर क्रिएट हुई है। साइक्लोन्स हैव एन इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर। ऑब्वियस है, कहीं पर भी अगर साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी तो विंड स्पीड चेंज करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर चेंज कर जाएंगी, और जब ये सारे फैक्टर्स चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो डेली जो रूटीन था लोगों का वो भी क्या कर जाएगा, चेंज। तो वेदर भी है, क्लाइमेट भी है, ये फिनोमेना सब डिपेंडेंट है किस पर, साइक्लोनिक एक्टिविटी पर। तो आंसर विड बी ऑल दी अबव आर करेक्ट, ठीक है, सब ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन सा सही है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। तो साइक्लोन बोले, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले, वन एंड दी सेम थिंग, क्योंकि ट्रॉपिक्स के अंदर ही ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो क्या बोला है, दीज साइक्लोन्स डेवलप्ड इन द रीजन्स लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। यस, क्योंकि हमने अभी कहा आपकी सी सरफेस जो है उसकी हीटिंग होनी चाहिए, और उसकी हीटिंग सिर्फ किस कंडीशन में अच्छी होगी, जब आपका सन ओवरहेड हो, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपका सन ओवरहेड हो ट्रॉपिक्स में, ठीक है ना, तभी आपकी हीटिंग अच्छी होगी। तो आपका जो ये रीजन है वो लाई करेगा विद इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूजुअली डेवलप इन समर सीजन इन द विसिनिटी ऑफ ITCZ। ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है ना, कि वाई साइक्लोन्स अकर इन लेट समर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मगअप कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है आपके साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। एक थोड़ा सा बेस में इसमें बता देती हूँ क्या चीज़ होती है ये। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि आपकी जो बूंद का साइज है वो बड़ा होगा, है ना, और आपका क्या चीज़ है ये, कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि ठंडी हो रही है। तो गैसियस से अगर लिक्विड स्टेट में कोई चीज़ आ रही है तो गैसियस से लिक्विड स्टेट में आने में एनर्जी का क्या होगा, इनटेक होगा। तो उस एनर्जी के इनटेक की वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और ये जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है यही रिस्पॉन्सिबल होती है आपका रेन साइज बड़ा होने में या थंडर स्टॉर्म्स के लिए, ठीक है ना। जो आपकी रेनफॉल जो आपकी होती है रेन बैंड्स के अंदर, ये उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा, ऑल दी अबव आर करेक्ट। तो सारे के सारे इसमें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो सिंपल नेम्स के ऊपर है, ठीक है। विच टर्म फॉर साइक्लोन इज अप्लाइड इन चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन। चाइना सी में क्या नाम होता है, हमें मालूम है, हमने नाम लिया था वहाँ पे टाइफून। हरिकेन नाम कहाँ था, हरिकेन नाम था जब हमने पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले पार्ट की बात की थी, ठीक है। विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर जब नाम लिया था तो नाम था ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जब ऑस्ट्रेलिया के लिए नाम लिया था तो नाम था विली विली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, it is when the maximum sustained wind speed is this much। तो 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी आपकी किस में, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के अंदर। आपकी वही स्पीड 119 kmph हो जा रही थी अगर वो था आपका साइक्लोन। तो साइक्लोन के लिए आपकी विंड स्पीड होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली इतनी, ठीक है। व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रोटेट, रोटेट करने के लिए कौन फोर्स आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो या तो आप बोलेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ, या फिर आप बोलेंगे उसको कोरियोलिस फोर्स।
तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपका रोटेशन होता है जब हम बात करते हैं आपके साइक्लोन्स की। एंड आपका अल्टीमेटली लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड स्पीड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज टिपिकली 15 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। कौन से वाले पोर्शन के अंदर जो आपकी विंड स्पीड है वो 15 to 30 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमने बात करी थी आई हमने बोला था ये तो पोर्शन कैसा होता है आपका, काम क्लियर स्काई वाला होता है, तो यहाँ तो विंड स्पीड होगी नहीं। नेक्स्ट पोर्शन था आपका आई वॉल में मैंने आपको बोला था कि विंड्स स्पाइरली रोटेट करते रहती हैं, तो विंड्स अगर स्पाइरली रोटेट करेगी तो विंड स्पीड कैसी होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा। तो विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो वो पार्ट हो जाएगा आपका आई वॉल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आई वॉल इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है वो होता है खत्म, ठीक है। एंटी साइक्लोन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और EDDOS के सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा बढ़ाइए, पे मोर अटेंशन टू स्टडीज एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज गो थ्रू दिस नंबर, ठीक है ना। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना, या इवन व्हाट्सएप भी हमको कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हम इस पर आपकी सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट लेक्चर के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।